साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज के एग्ज़ाम में आपने अच्छे मार्क्स भी किए होंगे। तो आज के इस सेशन में हमने पूरे हॉस्टल वार्डन में पूछे गए 25 मैथ्स के सवालों को लेकर इस वीडियो में प्रस्तुत हुए हैं। तो एक एक करके सारे वीडियो में सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, सारे चीज़ों को सीखेंगे, कैसे आ रहा है, कैसे पेपर में हमको हैंडल करना था, कहाँ से सवाल पूछे गए हैं, कैसे इसको बनाएंगे, सारे चीज़ों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो देखिए, पहला नंबर सवाल हमारा आज का है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है, इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये पहले आप लिख लीजिए। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, पाँच अंक की सबसे छोटी संख्या आप सभी को मालूम है कि 10,000 होता है, लेकिन वो बोल रहा है कि 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होना चाहिए, 2 शेषफल आने चाहिए। तो चलिए भाई, 3, 4, 5, 6 का क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि इन सभी से डिवाइड होगा तभी होगा जब उनका एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। ठीक है जी। अब हम पहुंचते हैं 5 अंकों की नियर बाई वाली संख्या पर। तो हम 10,000 को सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम से। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 एकम 60, बचा हमारे पास 40, जीरो उतरेगा, 6 छक्का 36, 360, 40 बचा, फिर एक जीरो लास्ट में बचा था उसको फिर उतारेंगे और 6 छक्का 36, 360 फिर करेंगे। बचेगा हमारे पास कितना जी, 40। कितना बचा, 40। तो देखिए 40 बचा हमारे पास, 40 बचा है ना, तो 40 बचा देते हैं हम। चलिए भाई, 40 बचा दिया। अब इस 4 जीरो बचा है उसको तो हम छोटी से छोटी संख्या में घटा नहीं सकते, अगर घटाएंगे तो वो 5 अंक का हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, हम जोड़ेंगे कैसे, इन दोनों को पहले घटाएंगे, कितना आया, 20 आया, उसको हम जोड़ेंगे। तो हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी, हमारी संख्या होगी 10,000 में 20 जुड़ेगा और सभी के लिए शेष 2 प्राप्त होता है बोला है, उसको और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,022। सवाल का जवाब जो था वो ऑप्शन सी पर होगा। तो चलिए साथियों, अगला सवाल को समझते हैं। बढ़िया सवाल था, आइए चलते हैं अगले सवाल को। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हमारी एनटीपीसी, सीजीएसआई और एनटीपीसी रेलवे और एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए स्पेशली एक बैच चालू हो रहा है सुबह 9 बजे में। तो जिनको भी डेमो वगैरह देखना होगा, हमारे दिए गए एड्रेस पर आप संपर्क कर आ सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबर पर अपने को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। हमारा सुबह 9 बजे में स्टार्ट हो रहा है, 9 AM में न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से सवाल चलिए देखते हैं कैसे आता है ना। देखिए हमारा सवाल क्या है कि निर्देशित किया गया है, नीचे दिए गए कथन और कारण बताए गए हैं। किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। कोई भी आयाम, आयाम मतलब डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आयाम बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर घन और घनाभ के केस में देखेंगे, घन और घनाभ के केस में देखेंगे तो क्या होगा। देखिए भाई, घन और घनाभ के केस में, ये घनाभ का केस है मान लेते हैं और ये हमारा घन का केस है। लेकिन इसमें ये बातें कही गई हैं कि लंबाई 3 है तो चौड़ाई भी 3 होगा और ऊंचाई भी 3 होगा। इसी आयाम के लिए अगर इसको देखें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को, तो इनका जो आयतन होगा इनके आयतन के बराबर होगा। अगर मैं 4 ले लूँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को घन का, तो घनाभ का भी 4 लेना पड़ेगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्योंकि दोनों की ऊंचाई आयाम समान है होता है बोल रहा है। किसी भी आयाम को, कोई भी आयाम ले ले, चाहे 3 ले ले, चाहे 4 ले ले, चाहे 5 ले ले, लेकिन घन बोला है तो घन बोला है तो सभी भुजाएं क्या होंगी जी, बराबर होंगे। तो उस केस में घनाभ के भी सभी भुजाएं क्या बराबर होंगे। सभी घनाभ, ऐसा ही सभी घन एक घनाभ भी कहलाते हैं, ये याद रखना। तो इनके जो आयतन है वो क्या होंगे, समान होंगे। ठीक बात है। सभी घनाभ क्या कहलाते हैं जी, सभी घन क्या कहलाते हैं, घनाभ कहलाते हैं। सभी के सभी घन क्या कहलाते हैं, घनाभ। जैसे सभी वर्ग आयत कहलाता है वैसा ही होगा, सभी घन क्या कहलाते हैं, घनाभ कहलाते हैं। तो पहला कंडीशन तो सही। दूसरा कंडीशन में घन का क्षेत्रफल a³ दिया है, तो घन का क्षेत्रफल तो भैया a² होता है, 6a², तो ये हो जाएगा गलत। मतलब कथन
ए एस जो है वो सत्य है, आर जो है वो सीधा सीधा क्या है, गलत है, और पुष्टि भी नहीं कर रहा है उसका। ठीक है ना। आइए चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या देखते हैं। देखिए एक सवाल है हमारा बढ़िया अगला सवाल, चुनाव से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है, चुनाव से रिलेटेड है भैया। चुनाव करवाना है। तो चुनाव में प्रत्याशी कितने होते हैं, 2 प्रत्याशी होते हैं। ध्यान रखिएगा 2 प्रत्याशी हैं। जीतने वाले ने बताया है, जीतने वाले ने क्या क्या किया है देख लो, समझ लो। जीतने वाला एक होगा और एक होगा हारने वाला। जीतने वाला 65% पाया है और हारने वाला जो है वो 35 पाएगा। जाहिर सी बात है भाई, कोई भी वोट होगा, मत होगा, वो 100% में होगा। तो ये 35% पाएगा। तो ये बताओ जीतने वाला जीता कितना, 30% मत से, और 30% को बता रखा है 3645। तो हमारा ये 3645, 30% बराबर 3645, इसको निकाल लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए भाई निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, 30% को 30 बटे क्या हो जाएगा, 100% को हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, x 0 से 0 काट दिया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंचे, फिर 3 एक कम 3, 3 पंचे 15 बार में जाएगा। वैसे x इक्वल टू हो जाएगा 1215 है, एक 0 से मल्टीप्लाई होगा, 12100 क्या होगा जी, 50 होगा। 12150, देखो 12150, बोलो गणपति बप्पा की जय। देखो आंसर दे दिया हमने 12150। ओके चलो अगले सवाल पर चलते हैं। देखो इसमें हमने बहुत सारे कठिन सवाल भी होते हैं, जो कि कुछ मत नहीं डाले जाते, कुछ मत अवैध हो जाते हैं, वैध हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के सवाल आते हैं, लेकिन पूछा बहुत आसान सवाल है आपके लिए। अगला सवाल हमारा समतुल्य बट्टा से है। 25, 10 और 8% को एकल छूट में बदलना है। तो एकल छूट का जो डिस्काउंट होता है, एकल छूट का जो सूत्र होता है, एकल छूट, ये इसी को बोलते हैं समतुल्य बट्टा। इसी को बोलते हैं समतुल्य बट्टा। क्या होता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन क्या होता है, 100 होता है। इस फार्मूला में हम रखेंगे, पुटअप करेंगे वैल्यू, देखते हैं क्या क्या आता है। तो देखिए हम जब 25 और 10 को लेकर चलेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 10 माइनस 25 मल्टीप्लाई 10 बटे का हो जाएगा 100। तो 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35। 35 में घटेगा 0 0, 2.5 घट जाएगा। तो 34 में 2 घटाओ तो ये हो जाएगा 32.5। यहाँ तक क्लियर। अब अपने पास 8% और शेष बच गया है, तो 32 समतुल्य बट्टा अब निकलेगा। समतुल्य बट्टा या एकल छूट बोलते हैं इसी को। ये निकलेगा हमारा क्या, 32.5 प्लस का 8 माइनस 32.5 मल्टीप्लाई 8 अपॉन करेंगे 100%। ठीक है, इसको निकालते हैं, वैल्यू देखते हैं। तो ये हो जाएगा 32 और 8 40.5 माइनस का दशमलव हटाएंगे, नीचे एक 0 आ जाएगा। देख लीजिए भाई, तो कितने बार में कटेगा, 25 13 325 और 25 चौक 100, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, 13/5। इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं, 40.5 माइनस का हो जाएगा 2.6। तो ये पॉइंट का 9, देखो पॉइंट का 9 कहाँ है, ऑप्शन में, ऑप्शन ए पर है। तो ये 37 पॉइंट क्या हो जाएगा, 9% का क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 37.9% क्या होगा, एकल छूट होगा। 3 बार परसेंट दिया है तो 2 हमारे क्या करेंगे, 2 कॉन्सेप्ट को 2 बार लगाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। ये बट्टा वाला सवाल से आया था ना। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है हमारा बढ़िया सा अनुपात समानुपात से है। अनुपात समानुपात का एक सवाल बेहतरीन सवाल है, मज़ेदार सवाल है। देखिए समझिए, 250 ml एवं 2 लीटर का रेशियो क्या होगा। कूट में पूछा वो भी। तो 250 ml और 2 लीटर मतलब 2000 ml, इसको हम करेंगे ml में दोनों को। तो हमारा जो रेशियो आएगा, 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25 और 25 8 200, 1/8। लेकिन ऑप्शन में 1/8 नहीं दिया है, इसको समतुल्य बट्टा के रूप में दिया है। 4 से गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 32। मतलब ए का हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4/32। मतलब ये हमारा 3 नंबर वाला जो होगा ए का आंसर होगा। ए 3 नंबर वाला, देखो 3 नंबर वाला कहाँ से शुरू हो रहा है, ऑप्शन ए में और सी में। मतलब बी और डी कहाँ से क्या हो गए, कट गए। अब बोलता है 4x + 3y।
4x प्लस 3y अपॉन 6x प्लस 5y इक्वल टू है 11/17। तो x और y का रेशियो ज्ञात करो। तो 17 चौक 68x प्लस 17 तिया 51y बराबर 11 छक्के 66x प्लस 11 पंचे 55y। y को एक तरफ ले लो, x को एक तरफ। तो 66 को इधर ले आओ तो 2x बचेगा और 51 को उधर ले जाओ तो 4y बचेगा। तो x अपॉन वाई इक्वल टू हमारा निकल कर आएगा 4:2। अगर इसको काटेंगे तो 2 रेशियो क्या दिखेगा 1। तो हमारा जो सेकंड नंबर बी है उसका उत्तर क्या होगा, ये चौथा नंबर वाला आएगा बी में। ठीक है जी। तो देखो दोनों ऑप्शन में ए और सी में चौथा चौथा बोल रहा है। तो चलो भाई आगे देखते हैं, हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो ये हो गया पहला ए का क्या आंसर निकला, ए का आंसर निकला 4/32। बी का क्या आंसर निकला 2:1। अब सी की ओर चलते हैं और आंसर देखते हैं। सी बोल रहा है 2/3 है, 4/6 है और 6/9 है, प्लस नहीं है, बराबर है सभी जगह, है ना। तो इसके बराबर में क्या होगा, तो देख पा रहे होंगे आप लोग समतुल्य बट्टा है। ये कैसा बट्टा है, समतुल्य बट्टा। जैसे अभी ये समतुल्य बट्टा बनाए ना 1/8 को 4/32, वैसे ही 2/3, 4/6, 6/9 समतुल्य है। तो ऐसा ऑप्शन में इधर देखो सूची 2 में कि 12/18 कहीं पर लिखा है क्या, 12/18 देखो सूची 2 में लिखा है 12/18। तो हमारा सी के लिए क्या होगा, दूसरा नंबर होगा। तो सी के लिए हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, चूज कर लेते हैं। ये लीजिए सी, ये लीजिए सी के लिए दूसरा नंबर चूज कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास भाई डी बचा, तो डी के लिए क्या होगा, ये डी के लिए जो आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन होगा जी। ये डी के लिए तो हमारा जो सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस में क्या क्या मिला भाई, हमारे पास ए के लिए 3 नंबर, ए के लिए 3 नंबर, बी के लिए कौन सा नंबर 4 नंबर, सी के लिए कौन सा नंबर, सी के लिए 2 नंबर। तो देखिए ये वाला जो जवाब है वो आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो चौथे को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं जब अपने को ऑप्शन मिल गया। तो वो बोल रहा है x इक्वल टू, एक बार बता देता हूँ हल करके, x इक्वल टू x रेशियो, अच्छा ऐसा दिया है, x रेशियो 2 इक्वल टू y रेशियो 3। तो x का मान 2 होता है, y का मान 3 होता है, हम सब जानते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल टू 11 है। तो x और y का मान रेशियो पूछ रहा है। अच्छा ऐसा है तो कोई बात नहीं है, हम इसको हल नहीं करेंगे भाई, वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे, आ जाएगा वो। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, जैसा बोला है वो उसी के अनुसार हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा 3x बराबर 2y इक्वल टू, इधर आगे आएंगे तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 11। इसमें हम क्या करेंगे, x के वैल्यू या y के वैल्यू को, कहीं भी वैल्यू को आप पुटअप करेंगे, आंसर x और y का रेशियो मिल जाएगा। अपने को ऑप्शन सी नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे समय व्यतीत किए बिना। तो चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, देखते हैं। अगला सवाल आ गया, बहुत बढ़िया सवाल था, ये बेहतरीन सवाल था, सबसे डिफरेंट सवाल था, सबके सोच से परे सवाल था। कैसा सवाल था, समांतर रेखा वाला, जो कि निर्देशांक ज्यामिति से लिया जाता है ये चैप्टर को, लेकिन आपके सिलेबस में रेखा कोण दे रखा था, इसीलिए रेखा वाले सवाल इन्होंने पूछ रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। कंडीशन समझिएगा दोस्तों, है ना, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कंडीशन समझेंगे तो जल्दी बनेगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इसका कोई समांतर रेखा होगा, उसका समीकरण क्या होगा ये बताइए। कोई समीकरण होगा, समांतर रेखा होगा, तो वो कभी मिलेगा क्या एक दूसरे से, नहीं मिलेगा। मतलब जो समांतर रेखा होगी इसी के समान नजर आएगी। तो इसी के समान नजर आ रहा है आप इधर सेकंड नंबर में। तो हमारा इसका समांतर रेखा होगा ax प्लस का होगा by प्लस का होगा k इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में क्या होंगे जी, समांतर होंगे। ठीक है, मतलब ये कंडीशन बनेगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ये बात की कंडीशन, हमको ये सामान्यतः देखना है कि भाई कोई भी रेखा समांतर रेखा होगी तो वो अनंत तक एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो ऐसा कौन रेखा होगा जो अनंत तक नहीं काटेगा, तो सेम टू सेम रेखा होगी, वो भी अनंत तक चलेगी। तो सेम टू सेम हमने कंडीशन लगा दी है। ठीक है जी, ये समांतर रेखा हो गया। अब हमारे पास लंबवत रेखा की बात की है बी नंबर में। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। अगर ax प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसका लंबवत रेखा क्या होगा? तो इसके लिए लंबवत रेखा का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम आसान है। देखिए भाई, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, मतलब b के वैल्यू a का स्थान ले लेगा, a का वैल्यू b का स्थान ले लेगा, लेकिन a निगेटिव पे हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना था। यही क्या है? लंबवत रेखा। इसका ये लंबवत रेखा का समीकरण है। आगे बोल रहा है ऑप्शन सी में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 समांतर है और मूल बिंदु से होकर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु से कोई भी चीज़ होकर जाएगा मतलब उसके कांस्टेंट डाटा जो होगी वो क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो समांतर रेखा के साथ साथ मूल बिंदु है, तो ए एक्स प्लस, समझिएगा ये पहला कंडीशन था a, ये b है, ये c नंबर को बता रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो अगर ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, समांतर के साथ साथ क्या है? समांतर के साथ साथ समांतर और मूल बिंदु से होकर जाता है, और बोल रहा है मूल बिंदु से होकर गया। ओके, तो समांतर है, ठीक बात है। समांतर रहता एक और समांतर रेखा थी तो सेम बन जाता, लेकिन मूल बिंदु है तो कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। तो कांस्टेंट 0 होगा तो ये 0 होगा। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। अगर समांतर रेखा है और मूल बिंदु से होकर जा रहा है तो उसके संगत जो रेखा होगी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 समीकरण बनाएगा। 0 से मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। ठीक है जी। ऑप्शन डी के बारे में बात हो रहा है तो आइए डी को समझ लेते हैं। डी के लिए क्या बोल रहा है? डी को वो बोल रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका जो बोल रहा है लंबवत रेखा के साथ साथ, लंबवत होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? मूल बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। तो फिर मूल बिंदु से होकर गुजरेगा तो फिर यहाँ पर कांस्टेंट को क्या रखेंगे? 0। तो हमारा लंबवत वाला कॉन्सेप्ट आएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस का सी इक्वल टू 0 होता है, लेकिन मूल बिंदु से होकर जा रहा है बोल रहा है, तो ये कांस्टेंट क्या होगा जी? 0 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण ऐसा दिखेगा। तो देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन कंडीशन बना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का जो समांतर रेखा होगा सेम टू सेम रेखा होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो हमारा इसका पेन कलर चेंज कर लेते हैं और ऑप्शन को आपको बता देते हैं कि 2 नंबर के लिए ए, मतलब ए के लिए 2 नंबर, स्मॉल ए के लिए, स्मॉल बी के लिए 3 नंबर वाला आएगा, स्मॉल सी के लिए क्या आएगा? स्मॉल सी के लिए पहला नंबर वाला आएगा, और स्मॉल ए के लिए क्या आएगा? अच्छा स्मॉल सी लिखना था, स्मॉल सी के लिए पहला नंबर, और डी के आपके लिए क्या आएगा? डी का डी ही होगा। ठीक है जी, डी का चौथा नंबर ही होगा। तो ऑप्शन भी यहाँ पर जो है हमारे जो निकाले गए सॉल्यूशन है उस पर मैच कर रहा है। तो इस तरह से सवाल का हमको जवाब ढूंढना था। यहाँ पर ये कंडीशन होते हैं, इसको आप याद करके रखें तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट हैं। यहाँ पर एक सवाल और पूछे गए हैं यहीं से, उसको हम बताएंगे आपको स्लोप के अनुसार कैसे इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, सॉरी कैसे इस रेखा की दूरी निकालेंगे, सब निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है। आइए चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 है और उसका क्षेत्रफल 192। एकदम ईजी सवाल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज आपने देखा होगा कैसा होता है भाई। समद्विबाहु त्रिभुज आप सभी ने देखा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं क्या होती है जी? 2 ही भुजा समान होती है, मतलब ये दोनों भुजा हमने मान लिया समान। तो यहाँ पर ए लिखा तो ए, और ये क्या हो जाएगा जी? बी। 2 भुजाएं समान हैं। तो बताइए, ये बताइए इस समांतर समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होता है आप सभी जानते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं जी, अच्छा नहीं लग रहा है। इसका जो क्षेत्रफल होता है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है b/4 रूट में 4a² माइनस b²। यहाँ तक क्लियर? आइए इस पर रखते हैं और वैल्यू को समझते हैं कि क्या है। देखिए b का मान अपने को दे रखा है आधार 24, अपने को a का मान चाहिए, ताकि इसका जो परिमाप होता है, ये परिमाप से सवाल 2 दफ़े आ गए। लास्ट टाइम आपने परिमाप से रिलेटेड एक सीजी टेट 2024 में भी पूछा गया था, इसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप से। इस बार आधार को दे दिया है, टोटल परिमाप पूछ रहा है। उस समय परिमाप दिया था, क्षेत्रफल पूछा था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये होगा 2a + b, है ना भाई। परिमाप बराबर होता क्या है? सभी बाहरी भुजाओं का योग।
ठीक है जी। चलो ए का मान निकालेंगे, क्षेत्रफल दे दिया है 192, क्षेत्रफल दे दिया, बी का मान अपने को 24 दे दिया, रख देते हैं बटे 4, रूट में होगा 4 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई 324, 324 कैसे कर दिया, बी का मान हमको दे रखा है ना 4, तो बी का वर्ग कर 576 होगा, 24 का वर्ग कर देता हूँ मैं सीधा सीधा, ये लीजिए 24 का वर्ग। चलिए 192 इक्वल टू 6, रूट में हो जाएगा 4a का वर्ग माइनस 24 का वर्ग कितना होगा 576। देखिए 6 से कट रहा है क्या, ये 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 32, दोनों पक्ष में मैं लगाऊंगा रूट हटाना इधर से, तभी तो ये का मान निकल पाएगा। रूट हटाऊंगा तो मैं इधर वर्ग लगाऊंगा, तो 32 का वर्ग होगा 1024, 4a का स्क्वायर माइनस 576, 576 ट्रांसफ़र होगा 4a का स्क्वायर इक्वल टू 1600 हो जाएगा। भाई जुड़ेगा ना उधर जाकर, 4 के पहाड़ा से काटूंगा 40, 400 निकलेगा, a का वर्ग बराबर मेरा 400 आया, तो a बराबर आ जाएगा 20। a बराबर कितना आ जाएगा जी 20, a बराबर 20 आया तो परिमाप तो इजीली निकल गया 2a प्लस b। तो ये देखिए 2 बार मैं जोड़ूंगा 20 को, तो 20 और 20 क्या हो जाएगा जी 40 प्लस 24, 40 और 24 कितना हो जाएगा 64। हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 64। ठीक है, क्या हो जाएगा सवाल का जवाब ऑप्शन ए। ओके जी, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, समझते हैं भाई क्या है अगला सवाल। आ जाओ। देखो भाई, एक कोण अपने पूरा कोण के 2 गुने से 30 डिग्री कम है, तो छोटा कोण क्या है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इस सवाल में डाउट है, क्योंकि इधर एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट बोला है मतलब संपूरक होता है, और उधर पूरक बोला है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है। तो दोनों तरीके से अगर देखेंगे, हालांकि ये सवाल जो है वो दावा पत्ती में जाएगा, क्योंकि हिंदी वर्जन अलग है और इसका इंग्लिश वर्जन अलग है। अगर आयोग इंग्लिश वर्जन को मानता है तो इसका जवाब क्या होगा, आइए चलते देखते हैं, है ना। तो अगर इंग्लिश वर्जन के हिसाब से पढ़ें, वैसे जनरली देखा जाए तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश वर्जन को मान्य किया जाता है, लेकिन भाई हिंदी वाले भी तो हैं, यहाँ पर पूरा कोड लिखा है, तो उस कंडीशन में देखते हैं, दावा पत्ती में जा सकता है सवाल। इसके हिसाब से अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो क्या होगा, एन एंगल, तो मान लेते हैं एंगल जो है वो थीटा डिग्री है, तो उसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण जो होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। हम जानते हैं संपूरक कोण किस कोण को कहते हैं, 2 कोणों का योग जब क्या होता है 180 होता है तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है जी, अब देखो क्या बोल रहा है, एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो एंगल है थीटा वो 180 माइनस थीटा के 2 गुने से कितना कम है, 30 कम है बोल रहा है। आइए चलते हैं इसको सवाल देख लेते हैं बनाकर। 360 माइनस 2 थीटा माइनस का 30, 360 में 30 गया तो 330, और 2 थीटा इधर हो जाएगा तो 3 थीटा, तो थीटा इक्वल टू हमारा आया 110। थीटा इक्वल टू 110 आया, लेकिन वो चाहता है छोटा कोण, देन द फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो है 110, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 70। तो या तो इसका आंसर 70 लेगा, या तो अगर हिंदी के हिसाब से देखेगा तो उसको पूरा कोण से बनाना पड़ेगा। किससे बनाना पड़ेगा, पूरा कोण से। तो पूरा कोण से बनाएंगे तो इस सवाल का जवाब क्या आएगा, देख लेते हैं। चलो, अगर हमारे पास कोण जो है 30 डिग्री है, नहीं 30 डिग्री नहीं, थीटा है, तो पूरा कोण इसका क्या होगा जी, इसका पूरा कोण जो होगा 90 माइनस थीटा होगा। ओके, तो उन्होंने कहा है जो कोण है वो उसके पूरा कोण से 2 गुना से 30 कम है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर ले लेते हैं। तो 180 माइनस का 2 थीटा माइनस हो जाएगा 30, 180 में 30 गया तो 150, और 2 थीटा में थीटा जोड़ेगा तो 3 थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये थीटा 50 आया ना, तो इसका पूरा कोण क्या होगा 40 होगा। भाई दोनों मिला के 50 और 90 होता है, तो एक 50 आ गया तो दूसरा 40 होगा। तो छोटा कोण है इन दोनों में 50 और 40 में 40। तो अगर वो पूरा कोण से लेगा तो आंसर 40 होना चाहिए, और अगर वो इंग्लिश वर्जन से देखता है सप्लीमेंट एंगल से तो आंसर 110 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल हमारा 49 है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा। मान लेते हैं भाई एमपी उस प्राइस का है 100। जल्दी से बनाना है तो ऐसे तरीका अपनाना पड़ेगा। उसका सीपी जो होगा वो 100 का 3/4 है, मतलब 75 है। उसके मूल्य से 20% अधिक में बेच दिया, मतलब वो एसपी कितना किया, 100 का 20% अधिक लिया, मतलब सीधा 120% में बेच दिया, मतलब 120 रुपये में बेच दिया। तो व्यक्ति को लाभ कितना हुआ? तो लाभ होता है जी किस पर होता है लाभ? लाभ हमेशा होता है किस पर? सीपी पर हमेशा लाभ होता है। किस पर लाभ होता है? सीपी पर हमेशा लाभ होता है। तो लाभ निकल कर आएगा हमारा 120 माइनस का 75, मतलब 45 रुपये का लाभ। अब वो चाहता है इस लाभ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो 45 का लाभ किस में होता है? हमेशा सीपी में होता है। इसीलिए नीचे हम किसको रखेंगे? सीपी को रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 एकम 3, 15 तिया 45, तो 15 चौक 60। 60% का उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा जी? प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब खरीदते समय भी उन्होंने कम रेट पर खरीदा और बेचते समय जो रेट था उससे ज़्यादा लगाकर बेच दिया। मतलब यही सी बात है, जो 20% अधिक लगाकर जो बेचा है उसके हिसाब से देखा जाए तो 60% इस सवाल का जवाब होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है, तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी यदि। एक तिर्यक रेखा है जी, चलो देख लेते हैं। एक तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखाओं को काट देती है, बोल रहा है। ठीक बात है, ये दो समांतर रेखा हमने बना दिया, उसको एक तिर्यक रेखा काट दिया। जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी यदि। अब देखो भाई, हम जो जानते हैं उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। आंतरिक वैकल्पिक कोण समान हो, अंग्रेजी में पढ़ लो जब हिंदी समझ ना आए तो। बोल रहा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो देखिए ये वाला कोण, अच्छा ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ठीक बात है, हो सकता है, होगा ही, ये तो सही हो गया। आंतरिक वैकल्पिक कोण असमान हो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर अनइक्वल, तो ये तो गलत हो गया भाई। इक्वल होता है, अनइक्वल नहीं होता। ठीक है, पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत हुआ। वैकल्पिक बाह्य वैकल्पिक कोण समान, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो ये वाला जो बाह्य कोण होता है वो आपस में क्या होता है जी? समान होता है, तो ये भी सही हो गया। और असमान बोल रहा है, ये गलत। मतलब हमारा ए और सी सही है, तो कहाँ है भाई ए और सी सही? ये वाला देखो ऑप्शन बी। ये कहाँ से है? बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया गया है। जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा क्या करती है? तिर्यक रेखा करती है, तो सभी संगत कोण समान होते हैं, सभी एकांतर आंतरिक कोण समान होते हैं। हमने इसको दो भाग में बताते हैं। एकांतर आंतरिक कोण अल्टरनेट एंगल जो होता है वो उसमें दो हिस्से होते हैं, एक बाह्य होता है और एक आंतरिक होता है। तो अल्टरनेट इंटरनल एंगल जो होता है वो बराबर होता है, एक्सटर्नल और आपका अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल होता है वो भी आपस में बराबर होते हैं। बराबर नहीं होता वाला ये कंडीशन नहीं है, तो ये दो नहीं होता वाला काट दिए, जो होता है वो सही लगा दिए। चलिए अगला सवाल में आ जाओ। अगला सवाल है, यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 डिग्री हो तो कोण कौन सा है? देखिए इंग्लिश में भी इधर पढ़ लीजिए। इधर देखो कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है इज्जत से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री इज्जत से लिखा है, लेकिन उस सवाल में वहाँ पर सप्लीमेंट्री लिख दिया था, उधर पूरक लिखा था, तो दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए उस सवाल में हमको डाउट था, इसीलिए जो भी आंसर लेगा दावा पत्ती लगाने के लायक आंसर था वो सवाल, ये नहीं। ठीक है, द सम ऑफ एन एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 75। किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 है। कोई भी कोण है, कोई भी क्या है? एक कोण है, कोई भी एक कोण है और उसका पूरक कोण क्या होगा जी? पूरक कोण होगा फिर से 90 माइनस थीटा। क्या बोल रहे हैं? कोण और पूरक कोण, कोण और पूरक कोण
किसी कोण और उसके पूरा कोण के आधे का योग कितना है 75 डिग्री है, तो कोण क्या होगा, मतलब थीटा का मान पूछ रहा है। आओ निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा प्लस में 90 माइनस का थीटा बराबर 75, 2 में 1 जाएगा तो थीटा बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्या क्या हो रहा है, अच्छा मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये हो जाएगा 150 माइनस का 90। ये 2 इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी तो होगा ना, तभी तो 2 हटेगा, नहीं तो नीचे रहेगा 2। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, 150 माइनस 90, 60 डिग्री और 30 डिग्री का आधा 15, 75 हो रहा है। कंडीशन भी अप्लाई हो रहा है, हमारे सवाल का जवाब भी मिल गया। चलो अगला सवाल में आ जाओ भाई। अगला सवाल है हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, सॉलिड कौन सा है। तो घन तो सॉलिड है भैया, एकदम सत्य है, सत्य है, सत्य है, असत्य है, असत्य है। गोलीय छल्ला बोला है, देखो गोलीय छल्ला बोलोगे, छर्रा नहीं बोल रहे, छल्ला बोल रहे, गोलीय छर्रा नहीं बोल रहे। छर्रा बोलेगा तो सही हो जाएगा, ठोस है, छल्ला बोल रहा है। अगर हिंदी समझना है तो इसको अंग्रेजी में पढ़ लेना, सर्कुलर रिंग। रिंग जो होता है सर्कुलर रिंग, उसके केंद्र क्या होते हैं, समान होते हैं, और बीच से वो क्या होता है, खोखला होता है। तो ये दोनों ठोस में नहीं आएंगे। कौन कौन ठोस में आएंगे भाई, एक तो हमारा कौन आएगा ठोस में, बेलन। बेलन बोला है ना, घन और घनाभ। ये घन ठोस हो गया, वो अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो चलो अच्छा बना देते हैं भाई। ये लो घन हो गया। अब क्या बोला है भाई, बेलन। ये बेलन भी हो गया हमारा, ये लो। लेकिन वो चाहता है खोखला बेलन, तो खोखला बेलन मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। अब ये देखो कैसे कैसे बन रहा है खोखला बेलन, इसको बोलते हैं जी। इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं, आपको अच्छे से पढ़ाते हैं। ये खोखला बेलन होता है, ये वाला जो है ना खोखला बेलन होता है। ऊपर से ही देखने की कोशिश करो, नीचे से देखोगे तो फिर छोटा बड़ा दिखेगा। ठीक है जी, ये लो खोखला बेलन। तो ये ठोस नहीं होता ना, खोखला होता है बीच से। वैसे ही गोलीय छर्रा रिंग जो होता है वो भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इन सवाल का जवाब जो है ए और बी, कहाँ पर है भाई, ए और बी ऑप्शन सी पर है। चलो भाई दे दो आंसर ऑप्शन सी पर, ऑप्शन सी पर आंसर दे दो। आगे चलते हैं अगला सवाल टाइम वेस्ट किए बिना। देखो रेलगाड़ी, हमने कहा था कि रेलगाड़ी से सवाल जरूर आएगा। प्रैक्टिस सेट 1 में कराया था, आपको बोला था कि रेलगाड़ी से सवाल जरूर आएगा। तो देखिए रेलगाड़ी से सवाल पूछ दिया। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कोई भी रेलगाड़ी बिजली को, खंभे को या पेड़ को पार करे, मतलब रेलगाड़ी की चाल के बारे में बताता है। ठीक है जी, आ जाओ। एक लाइन में हल कैसे होगा, देखो 180 मीटर का रेलगाड़ी है, 6 सेकंड लगाता है, मतलब ये रेल की चाल है यही, बराबर एक पुल जिसकी लंबाई 220 मीटर है को पार करने में कितना लेगा। तो रेलगाड़ी 180 मीटर है, 240 मीटर पुल को पार करेगा, तो जो दूरी होगा रेलगाड़ी की दूरी प्लस पुल की दूरी, बताया था मैं सवाल में, बटे पार करने में कितना समय नहीं जानता, टी समय। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये मीटर में है, ये भी सेकंड। कोई यूनिट कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा सीधा काटेंगे, आंसर ले लेंगे। 6 कम 6, 6 तिया 18, 30 बार में कटा, बराबर इधर कितना हो रहा है देख लेते हैं, 0 2 4 टी, 0 से 0 कटा, 3 1 कम 3 14, तो टी बराबर क्या निकल कर आया 14 सेकंड। एकदम इजीली तरीके से। ऐसा सवाल तो हमारे नोट्स में अच्छे से पढ़ाते हैं, इससे कठिन कठिन सवाल भी आपको बताते हैं। तो चलिए साथियों अगला सवाल चलते हैं, बहुत अच्छा सवाल था ये। आ जाओ भाई। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई है। समांतर चतुर्भुज आपने देखा है, सवाल बहुत कराए हैं हमने प्रैक्टिस सेट में, सारे सवाल घूम घूम के आ रहा है। देखो एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो नहीं है समांतर, आयत है ये है समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज है, क्या बोल रहा है कि 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई, आसन्न भुजा मतलब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। तो ये आसन्न भुजा है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए भुजाएं क्या है, आसन्न भुजा है। आसन्न भुजा की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है।
तो आप इसको 9 मानो तो ठीक, इसको 8 मानो तो ठीक, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 13 है। भाई यहाँ से यहाँ तक इन भुजाओं को जोड़ने वाला विकर्ण है वो 13 सेंटीमीटर का है। तो चाहता है विकर्ण की क्षेत्रफल, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो भैया ABCD हम नामकरण कर लेते हैं और समझ लेते हैं। आपको बताया था समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है समांतर चतुर्भुज को 2 भागों में काटता है। कैसा भाग? विषम बाहु त्रिभुज वाला। तो यहाँ पर लगता है क्या? हीरोन्स का फार्मूला। तो हीरोन्स का फार्मूला लगेगा तो मुझे चाहिए S का मान होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। 13 और 9 हो जाएगा 22 और 8 30। 30 बटे क्या हो जाएगा? 2। मतलब कितना आ जाएगा मेरा? 15 S का मान आया। अब मैं लगाऊंगा क्षेत्रफल। अब बोलूँगा क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। उसी का 2 गुना करूँगा तो ABCD का क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन पहले इसको तो निकाल लो। रूट में S सबको मालूम है, S माइनस B S माइनस C होता है। सीधा सीधा रख रहा हूँ S माइनस A। तो घटा लो 9 को। 15 में 9 घटाओगे तो क्या आएगा? 6। फिर 15 में 8 घटाओगे तो क्या आएगा? 7। और 15 में 13 घटाओगे तो क्या आएगा? 2। जो जो निकलेगा निकाल लो, नहीं तो बचा दो। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। भाई 6 को 3 दूनी 6, 15 को 5 दिया 15। 5 नहीं निकलेगा। 2 बार 3 है, 1 3 निकल गया। 2 बार 2 है, 1 2 निकल गया। अंदर में बच गया 35। 3 दूनी क्या है जी? 6 रूट का 35। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया। मैंने कहा इसी का 2 गुना कर दूंगा तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा 2 × 6 रूट 35। तो 6 दूनी क्या होगा जी? 12 रूट का 35। देखो सवाल का जवाब कहाँ है भाई? 12 रूट का 35 कहाँ दे रहा है? ऑप्शन B पर दे रहा है, 12 रूट का 35। ठीक है जी, चलो आगे चलें। अगला सवाल क्या है देखते हैं। ओके सब सही है। हाँ देखिए भाई, डिस्काउंट से लिया गया सवाल है, मज़ेदार सवाल है। एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपये में खरीदा और उस पर ऐसा मूल्य अंकित किया कि 15% छूट देने के पश्चात भी 19% का लाभ हो जाए। वाह, डिलीशियस। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? आइए चलते हैं। देखिए जी, एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपये खरीदी। CP बताया उन्होंने 540। मज़े से पढ़ेंगे समझ में आएगा। CP बताया 540, डिस्काउंट दिया 15% का और वो प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, लाभ भी कमाना चाहता है 19% का। तो उसका जो MP होना चाहिए अंकित मूल्य वो क्या रखे ये पूछ रहा है। CP दिया, छूट दिया, लाभ दिया, MP पूछ रहा है। तो सीधा सीधा सवाल का जवाब निकालो। CP मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस X% अपॉन 100 इक्वल टू MP मल्टीप्लाई 100 माइनस D अपॉन 100। डिस्काउंट हमेशा MP से होता है, प्रॉफिट लॉस हमेशा CP से होता है, इसीलिए लगा दिया। दोनों SP बराबर SP कंबाइन हो रहा है, लगा देंगे। भाई खरीद के लाया 540 में और वो 19% का लाभ चाहता है तो प्लस 19 कर देंगे अपॉन 100। वो चाहता है MP को और डिस्काउंट भी देना चाहता है 15, तो 100 माइनस 15 बटे कर दूंगा मैं 100। तो 100 से 100 को तो यहीं उड़ा देंगे। यहाँ पर देखो 540 मल्टीप्लाई 119 बराबर होगा MP मल्टीप्लाई 85। कट रहा है क्या? देखो कोई कट रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो 17 से कटेगा क्योंकि 85 और 119 है। 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119। ओके जी, आ जाओ फिर 5 से काटने। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो MP जो आएगा 8 सत्ते 56, इकाई में जिसका 6 होगा वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D। तो कर लो, गुणा कर लो। 8 सत्ते 56, 7 एकम 7, 756 इस सवाल का क्या होगा जी? जवाब हो जाएगा 756। ठीक है,
ओके, चलो आ जाओ अगला सवाल। देखो भाई, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी अच्छा, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी। देखो इसको रेशियो के तरीके से कैसे उड़ाते हैं हम लोग। बहुत लोग तो इधर उधर किए होंगे इस सवाल को देख के, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होगा कौन किसके साथ गुना हुआ है। हम रेशियो निकाल लेते हैं, फटाफट आंसर निकाल देंगे। तीन संख्याओं में से पहली दूसरी की 2 गुनी है। पहला, दूसरा और तीसरा के बारे में बात हुआ है। तो हम मीडिएटर है बीच में कौन, 2, तो उसको 2 को इधर ही ले लेते हैं बीच में, है ना। देखना फिर कैसे एक मीडिएटर है जी, सॉरी कौन मीडिएटर है, 1, तो 2 को इधर ले लो। चलो 3 नंबर वाला इधर पीछे है, कोई बात नहीं। बोल रहा है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तीन संख्याओं में से पहला नंबर जो है दूसरा का 2 गुना है, तो दूसरा अगर 100 है तो पहला होगा 200। अगर 100 नहीं मानोगे तो 1 मान लो ना, तो ये होगा 2 गुना, पहला नंबर वाला दूसरे का 2 गुना। पहली संख्या दूसरी के 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है, तो तीसरा अगर 1 होगा तो ये 3 गुना का होगा। लपेट मत देना भाई, एक पहली संख्या के बारे में 2 चीज़ें जिक्र हुई हैं। 2 गुना है वो दूसरे का, 3 गुना है वो तीसरे का। यहाँ से निकाल लो ना रेशियो, तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2। ये आ गया 3, 6 और 2 का रेशियो। ठीक है जी, ओके जी। यदि उनका औसत 88 है, ये बताओ पदों का योग क्या होगा इनका, पदों का। तब प्रथम और तृतीय संख्या का डिफरेंस पूछ रहा है। एवरेज इनका 88 है, औसत क्या बताया 88, तो इनका योग क्या होगा जी, 88 गुणित का 3, क्योंकि 3 संख्या है। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26, सभी को जोड़ेंगे तो 264। तो पूछ रहा है प्रथम और तीसरा का डिफरेंस, तो पहला और तीसरा का डिफरेंस, सॉरी पहला और तीसरा का डिफरेंस क्या है बताओ, तो देख के बताओ। पहला और तीसरा का डिफरेंस यहीं से देखो, पहला और तीसरा का डिफरेंस 4 का डिफरेंस है, तो पहला व तीसरा का अंतर निकाल दो ना, योग तो पता चल गया है। तो 264 का डिफरेंस आपको कितने में नजर आएगा, 4 में। बटे क्या रहेंगे हम सभी रेशियो को, 3 6 9 और 2 11, तो लो 11 से कट रहा है क्या, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24 चौक 96। इनका देखो ऑप्शन में ऑप्शन ए 24 चौक 96 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से जल्दी से बनाएंगे, क्यों हम इधर उधर देखेंगे भाई। हमको अगर रेशियो बता दिया तो रेशियो से ही काम चला लेंगे। ठीक है, हमको तो चाहिए था योग, और औसत के माध्यम से उन्होंने योग बताया था, आंसर का जवाब इस तरह से हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, अगला सवाल क्या है समझते हैं। अगला सवाल है हमारा, आ गया एक बेहतरीन सवाल, फिर से आपका निर्देशांक ज्यामिति का है। देखते हैं क्या बोलता है। एक रेखा का समीकरण जो बिंदु A2 से गुजरती है और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि यह रेखा सरल रेखा x + y + 1 = 0 से P बिंदु पर मिलती है तो दूरी ज्ञात कीजिए। आओ जी चलो निकाल देते हैं दूरी। ठीक है भाई, तो देखो दूरी निकालने के लिए अपने को स्लोप की आवश्यकता होती है। स्लोप के माध्यम से दूसरे बिंदु के निर्देशांक को हम निकालेंगे, क्योंकि एक बिंदु के निर्देशांक तो 2 3 दे दिया है। इस बिंदु के निर्देशांक को हम निकालने चलेंगे, तो कितना आएगा उसको चेक कर लेते हैं ना। इस बिंदु के निर्देशांक को निकालने चलेंगे, ये तो दे दिया 2 3। ठीक है, तो m का मान आपको क्या होता है, m का मान इक्वल टू tan का होता है थीटा। अब m = tan थीटा का जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री, तो m = हमारा निकल कर आएगा 1। ठीक है जी, अब हमको m = 1 निकल कर आया, तो m का जो फार्मूला होता है वो होता है y2 - y1 / x2 - x1। तो m का मान रखेंगे 1, m का मान रखेंगे 1, और y2 का मान अपने को देखो, अब y2 का मान अपने को निकालना है अभी, तो हम इसको केवल y ले लेते हैं, दूसरा समीकरण बना रहे हैं। अब एक निर्देशांक दिया है क्या, 2 और 3, इसी में से क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा। तो x1 का मान और y1 का मान को पुट अप करते हैं। कितना रख दूँ, 2। इसको तिरिया गुणा करेंगे तो x - 2 = y - 3। y को इधर ले आओ, तो x - y = -1, इक्वेशन 1 ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन को भी लेके आओ, तो x + y = होगा -1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम x और y का मान निकालना चाहें तो x का मान दोनों को क्या करके जोड़ के 2 से भाग, तो दोनों को जोड़ूंगा -1 - 1 / 2,
भाई दोनों माइनस है तो जुड़ेगा तो -2 ही होगा ना, तो -1। y का वैल्यू क्या आएगा, दोनों को घटाकर, तो -1 को -1 से घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा, बटे भाग करूंगा 2 तो मुझे मिलेगा 0 बटे सन्नाटा। तो एक निर्देशांक ये हुआ और दूसरा p के निर्देशांक आया हमारा कितना, -1 0। इनके बीच की जो दूरी है उसका क्या फार्मूला है, देखो भाई बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, a से p की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर लेंगे। तो देखिए x1 है y1 ये है तो x2 y2 ये ले लो जी। वैसे भी x2 y2 हमने यहाँ पर x और y के रूप में माना ही था, ले लिया, ठीक है। x2 का मान क्या है, -1। इसको येलो कलर में लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। x2 का वैल्यू क्या है, -1, ओके जी। x1 का वैल्यू क्या है, माइनस होगा 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 0 माइनस y3 का वैल्यू क्या है 3 इसका स्क्वायर। तो ये 3 का वर्ग 3 का वर्ग, तो ये जुड़े जाएगा ना, दोनों माइनस चिन्ह में है, तो 3 का वर्ग 3 का वर्ग 9 18 हो जाएगा रूट में। ऐसा ऑप्शन में है नहीं है, तो यहाँ से निकलेगा 3 रूट का 2। देखो 3 रूट का 2 कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर है। इसको भी कलर चेंज करके आपको डिब्बा में घेर देते हैं, ये लो, ये इस तरह से। तो इस तरह से आपके सवाल का जवाब दिए जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति का पोर्शन है जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला है। ये है उसके स्लोप कैसे निकालते हैं, सवाल भी स्लोप निकालने से पूछता है भाई, तो इसको आप नोट करके रखिए कि स्लोप कैसे निकाला जाता है किसी सवाल में। तो स्लोप इक्वल टू ये होता है एक फार्मूला ये होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और दूसरा m इक्वल टू होता है टेन थीटा 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आ गया हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 37, 56 एवं 93 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 2, 3 बचता है। तो 37 से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, 56 से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, और 93 से क्या करेंगे, 3 से घटा देंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या के लिए जब प्रत्येक संख्या के लिए शेषफल अलग अलग होती है उस कंडीशन में हम एक दूसरे को पहले से घटा देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 36, ये क्या होगा अपना 54, और ये क्या होगा अपना 91। इन तीनों का एलसीएम ले लो, 91 नहीं 90 होगा, ओके। इन तीनों का एलसीएम ले लो, सॉरी एचसीएफ क्या लोगे जी, छोटा छोटा गलती हो जा रहा है, एचसीएफ लेंगे। इन तीनों का क्या लेंगे जी, एचसीएफ, बड़ी से बड़ी बोला है ना, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ तीनों का एचसीएफ क्या होगा भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो 18 ही तो आएगा। सवाल का जवाब मिल गया। तीनों का एलसीएम कितना हो गया जी, 18, ये लो, ठीक है। क्या होगा सवाल का जवाब 18। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलो साथियों अगले सवाल को देखते हैं फटाफट से, कुछ और थोड़े बहुत सवाल बचे हैं। 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ओके जी। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से नजर आए आपको, ठीक है। 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से भाग करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है कि भाई हम 25% को दशमलव संख्या में बदलेंगे तो परसेंट का वैल्यू ओपन करते हैं तो 25/100 आता है, 0.25 हो जाता है। 0.25 25% के बराबर होता है। आगे बोलता है प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है और करते भी नहीं है। तो हमारा 1 क्या है, सत्य है, और 2 क्या है, असत्य है। और पुष्टि भी नहीं कर रहा है ना, क्या मतलब पुष्टि नहीं कर रहा है, तो दोनों को आप पुष्टि कर रहा है बोल के आंसर टिक करोगे। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ठीक है जी। चलो अगला सवाल, ऐसा सवाल मजा आता है देख देख के, तुरंत मारो। बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं। बहुत अधिक जनसंख्या वाला छोटे देश, क्या देश, छोटे देश अविकसित होते हैं। जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है। जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है। जनसंख्या बढ़ जाएगा तो संसाधन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी भाई। छोटा सा देश है, संसाधन की कमी हो जाएगी। तो देखिए क्या क्या है, बहुत अधिक जनसंख्या वाले देश अविकसित हैं। दोनों सत्य और ये इसकी व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए लेना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ऑप्शन ए आना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है बहुत अधिक जनसंख्या वाले देश अविकसित हैं।
ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वो देश अविकसित है, अगर वो कह रहा है अभिकथन, तो उसका कारण क्या हो सकता है ना, जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जा सकता है। तो दोनों सत्य है और RAS इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन लिया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला बोल रहा है AS और कारण R दिए हैं, सही विकल्प का चयन कि चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं पर, भाई कोई भी चतुर्भुज मैं खींच देता हूं, समझना आप, कोई भी एक मैंने चतुर्भुज खींच दिया, इसकी क्रमागत भुजा, इसी को तो क्रमागत भुजा बोलते हैं जी, यही तो क्रमागत भुजा है। ये दोनों ऐसे क्रमागत भुजा है, अगर इसको और इसको लूँ तो ये दोनों क्रमागत भुजा है, अगर इसको और इसको लूँ तो ये दोनों क्रमागत भुजा। तो इन दोनों क्रमागत भुजाओं में एक बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ है। कहाँ पर उभयनिष्ठ है, जहाँ पर दोनों बिंदु मिले हैं, ये बिंदु उभयनिष्ठ है। एक क्रमागत भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ठीक है, एक ही उभयनिष्ठ। आगे बोलता है चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, तो ये दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, सही बात है, दोनों तरफ से क्या करेगा, उभयनिष्ठ होगा। ठीक, अब देखो एक उभयनिष्ठ बिंदु का दो उभयनिष्ठ बिंदु से कोई संबंध है क्या, देख लेते हैं क्या क्या दिया। AS और R दोनों सत्य और RAS की सही स्पष्टीकरण है। देखो भाई, ये अगर दो आसन्न भुजाएं चतुर्भुज हैं तो दोनों तो मिल रहे हैं, दोनों सत्य वाला ऑप्शन है, ये तो नहीं है। तो ऑप्शन अपने को क्या लेना पड़ेगा, ऑप्शन A। AS और R दोनों सत्य है और RAS का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, क्योंकि दोनों सत्य है ऐसा है ही नहीं ऑप्शन पर। और देखो जाहिर सी बात है, कोई भी एक चतुर्भुज होगा तो बाकी दो भुजाएं, समांतर भुजाएं दो दो क्या होंगे, ये बोला है ना भाई, चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के दो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। भाई चतुर्भुज तो बन गया है, उसके दो उभयनिष्ठ बिंदु ये दोनों होंगे ना। तो चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के बीच दो उभयनिष्ठ बिंदु है और सम्मुख भुजाओं के बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु है, तो एक का दो क्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ठीक है जी, आगे चलो, अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 1500 रुपये साधारण ब्याज पर निश्चित दर पर निवेश किया एवं 2000 रुपये 2% अधिक दर पर निवेश किया। तीनों वर्षों में कुल ब्याज कितने साल है भाई, 3 साल है, ओके। एक व्यक्ति ने 1500 साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से, ओके, और 2000 रुपये 2% अधिक दर पर निवेश किया। 3 वर्ष मतलब 3 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, 750 रुपये, तो 15% की दर पर। चलो देखते हैं। देखो आप सभी को मालूम है एसआई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 प्लस मूलधन गुणित दर 2% ज़्यादा बोला है, गुणित समय बटे का 100। ऐसा करने पर उसको 750 रुपये ब्याज मिलता है। तो आर का वैल्यू निकालना है, 1500 रुपये की दर पर दिए गए राशि को। तो दोनों का अमाउंट 0 0 0 0 कट गया, 15 तिया 45 आर प्लस 20 तिया 60 आर प्लस 2 और इधर 750। ठीक है जी, और कुछ कर सकते हैं क्या, आओ इधर कॉमन निकाल लेते हैं, जितना छोटा हो सके करते चलो। क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में, 15, तो अंदर में बचेगा 3R प्लस का 4R प्लस 2। ठीक है जी, भाई 60 में से 15 निकलेगा तो 4 ही बचेगा ना, तो 15, 3 और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3R प्लस 4R प्लस का 8, तो 15, 3 और 4 7, R प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 750। ऐसा काट देते हैं ना जी, क्यों बचा के रखे हैं, चलो यहीं पे काट दो। 15 कम 15, 15 तिया 45, 15 पंचे 75 होगा ना, 50 बार में कटेगा, 50 बराबर 7R प्लस का 8, तो 42 हो जाएगा, बराबर 7R हो जाएगा। R बराबर कितना परसेंट, 7 कम 42, 6% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो भाई ललिया देते हैं इसको ऑप्शन को, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये लो ऑप्शन सी। ठीक, तो ये सामान्य सा सवाल था, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था। आगे आ जाओ, सही जोड़ी को मिलाओ। भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, सब जानते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये ए हो जाएगा।
मतलब पहला का 3, ये देखो पहला का 3 ये दोनों ऑप्शन में हो रहा है स्टार्ट, बी और डी में। तो देखते हैं भाई, चलो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ये लो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए, बेचारा छोटा बड़ा हो गया है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पर हमारा सवाल का जो जवाब आएगा वो आएगा ए। ओके जी। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो ये बी को दर्शाएगा। कुल समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, सी को दर्शाएगा। और समय बराबर क्या होता है, ठीक है, कुल समय क्या लिखा है ये, टोटल टाइम अल्फा। टोटल टाइम अल्फा इक्वल टू 1 बाई क्या होगा, अच्छा टोटल टाइम अल्फा नहीं है वो, कुल समय का प्रपोर्शन है, किसके अनुपात होगा, औसत चाल लिखा है जी, बिल्कुल सही बात है। चाल और समय का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है भाई, ये डी में आएगा। तो ए के लिए 3, ठीक है, बी के लिए 4, ए के लिए 3, बी के लिए 4, ए के लिए 3, बी के लिए 4, ठीक है, ये दोनों बी और डी। सी के लिए क्या हो रहा है, 2, सी के लिए 2, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। ऐसे मैच करना पड़ेगा, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। मैच धीरे धीरे करेंगे तभी तो बनेगा ना। तो समय, कुल समय जो होता है औसत चाल का प्रपोर्शन होगा भाई। समय बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहीं से स्पष्ट है, समय और जो चाल है उसमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है। सवाल है हमारा, आकृति में फिर से निकालना है फलक क्या क्या है भाई। बेलन तो देखे हैं, बेलन में कितने फलक, घन में कितने होते हैं भाई, घन में तो 6 होता है, तो ये बी हो जाएगा। शंकु में कितना फलक, बेलन में तो 3 फलक, शंकु में 2 फलक, गोला में 1 फलक। बेलन में कैसे 3, आ जाओ समझ लेते हैं। बेलन है हमारे पास, बेलन में 3 फलक, एक तो ये वाला, एक आधार वाला, एक ये और एक बीच वाला, 3 फलक, तो ये हो जाएगा ए। भाई घन में तो सभी जानते हैं कितने फलक होते हैं जी, 6 फलक। शंकु में कितने फलक, शंकु को भी देख लो। शंकु कुछ इस तरीके से बनता है। शंकु में कितने फलक होंगे, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 2 फलक। और गोला तो आपने देखा ही होगा, ये लो जी गोला। तो गोला में कितने फलक, एक ही फलक होता है, ये बीच वाला हिस्सा नहीं है, एक ही है, पूरा एक साथ जुड़ा रहता है सब। ठीक है, तो इस तरह से सवाल में हमारा गोला का डी होगा और इस शंकु के लिए 2 होगा, सी। तो ए मतलब ए का 3, बी का 4, बी का 4, सी का 2, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन सी लेकर आंसर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है शायद मेरे ख्याल से, अंतिम सवाल है। एक इसको मैंने कई बार आपको कराया है एग्जाम में। यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए, मतलब लंबाई 100% प्लस है और चौड़ाई भी 100% प्लस है, चौड़ाई भी क्या है 100% प्लस है, तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल में परिवर्तन, कई बार आपको बताया है एग्जाम में कि क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 से 100 कैंसल, 100 3 जोड़ दो, 300% की क्या होगी, परिवर्तन आएगी, और पॉजिटिव में आए हैं तो वृद्धि होगा, तो 300% सवाल का जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सवाल पूरे 25 के 25 कंप्लीट होते हैं। आई होप साथियों चीज़ें आपको पूरा समझ में आया होगा और एक एक चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा। तो साथियों अगर हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 20 सितंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग 9 AM में, उसमें आप डेमो देख सकते हैं। 3 दिन की डेमो भी क्लासेस फ्री है। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, धन्यवाद।